हेलो एवरीवन। मैं हूं आदर्श गोपाल। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है हमारे एक सब्जेक्ट प्रोफेशनल इथिक्स के एक टॉपिक के ऊपर, जो कि है अधिवक्ता कौन है, हु इज एन एडवोकेट। आज हम देखने वाले हैं कि अधिवक्ता कौन होता है, अधिवक्ता के रूप में नामांकन दर्ज कराने के लिए क्या क्या अहिर्ता, यानी कि किसी भी बार काउंसिल में, किसी भी स्टेट के राज्य विधिक परिषद में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए क्या क्या अहिर्ता है, यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, किन क्वालिफिकेशंस को पूरा करने पर ही कोई व्यक्ति जो है अपना नाम अधिवक्ता के रूप में किसी भी स्टेट की बार काउंसिल में रजिस्टर करा सकता है। इसके साथ ही कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति जो है अपना नाम उस नामावली में, किसी भी स्टेट की बार काउंसिल में की नामावली में, रोल लिस्ट में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता। तो इन तीनों चीजों का आज हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही अधिवक्ता अधिनियम के अंतर्गत अधिवक्ता के बारे में कहाँ बताया गया है, क्या बताया गया है, कौन अधिवक्ता होता है, इसको भी हम देखने वाले हैं। साधारण भाषा में अगर हम देखें तो साधारणतः लोग तो यही समझते हैं कि भाई जो भी व्यक्ति कोर्ट में काला कोट पहन के काम करता है वो अधिवक्ता है, यानी कि वो एक एडवोकेट है। परंतु हमें देखना है कि लॉ के रूप में जब अगर हमारे कोई क्वेश्चन आ जाता है एलएलबी के एग्जाम में, प्रोफेशनल इथिक्स के पेपर में, कि भाई अधिवक्ता कौन है या हु इज एन एडवोकेट, एक्सप्लेन इन 300 वर्ड्स, एक्सप्लेन इन 150 वर्ड्स, तो उसमें हमें किस प्रकार से लिखना है वो चीज आज हम देखने वाले हैं। तो अधिवक्ता को जो है न्याय प्रशासन की धुरी माना गया है। अधिवक्ता की अहम भूमिका मानी गई है किसी भी न्याय प्रशासन में। अधिवक्ता वो व्यक्ति होता है जो अपने पक्ष की, यानी कि अपने क्लाइंट की पैरवी करता है, अपने पक्षकार की पैरवी करता है, न्यायालय में अपने पक्षकार का पक्ष रखता है और उसे न्याय दिलाने का कार्य करता है, उस व्यक्ति को अधिवक्ता माना गया है। अब गुजरात का एक केस है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुजरात मेरीटाइम बोर्ड वर्सेस पटेल घंटू पाबा, AAR 1999, गुजरात का ये केस है, गुजरात हाईकोर्ट का। इसमें गुजरात हाईकोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, उसमें अधिवक्ता के बारे में बताया कि अधिवक्ता जो है न्याय प्रशासन की महत्वपूर्ण स्थान रखता है। न्याय प्रशासन में कोई भी अधिवक्ता जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है। न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने में सबसे सक्षम व्यक्ति जो है वो अधिवक्ता ही होता है, और अधिवक्ता ही जो है सबसे ज्यादा सहायता करता है न्यायालय की किसी व्यक्ति को न्याय दिलाने में। अब इसी केस में गुजरात हाईकोर्ट ने अधिवक्ता को जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, अधिकारी, न्यायालय के अधिकारी की उपाधि दी है। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है किसी भी अधिवक्ता को, यानी कि हर एक एडवोकेट जो है वो अपने कोर्ट का ऑफिसर माना गया है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है वो। तो ये तो होगी हमारी बात। और गुजरात का एक केस मैंने आपको बता दिया जो कि हाईकोर्ट का केस है, जिसमें अधिवक्ता को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहा गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऑफिसर ऑफ द कोर्ट किस केस में कहा गया, तो आप बता सकते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुजरात मेरीटाइम बोर्ड वर्सेस पटेल घंटू पाबा के केस में जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अधिवक्ता को कहा गया है। अब बात करें अधिवक्ता कौन होता है, अगर लिखना पड़े आपको परिभाषा के रूप में, तो अधिवक्ता से अधिवक्ता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, अर्थात अपने पक्षकार की ओर से बोलता है, उसका पक्ष रखता है और न्यायालय में उसकी पैरवी करता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अधिवक्ता होता है। यानी कि अपने पक्षकार की ओर से बोलने वाला, अपने पक्षकार का पक्ष रखने वाला, उसके न्यायालय में उसकी ओर से पैरवी करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे अधिवक्ता माना गया है। अब अधिवक्ता को जो ये अपना एक्ट है, अधिवक्ता अधिनियम 1961, इसमें कहाँ अधिवक्ता की परिभाषा दी गई है, तो एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 2 क में अधिवक्ता शब्द की परिभाषा दी गई। परंतु ये परिभाषा कुछ अजीब सी है, या कुछ अजीब तो नहीं पर कुछ इस प्रकार है कि इसमें हम पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो सकता। ये परिभाषा को हम यूं का यूं पढ़ लेते हैं कि अधिवक्ता से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी नामावली में दर्ज अधिवक्ता से अभिप्रेत है। इस परीक्षा परिभाषा को पढ़ करके अधिवक्ता शब्द का सही मतलब समझ में नहीं आता। यानी कि अधिवक्ता से इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी नामावली में दर्ज अधिवक्ता अभिप्रेरित है, यानी कि किसी भी रोल लिस्ट में, कोई भी रोल लिस्ट किसी भी स्टेट की रोल लिस्ट हो सकती है, उस रोल लिस्ट में अगर किसी व्यक्ति का नाम दर्ज है तो वो व्यक्ति जो है अधिवक्ता कहलाएगा। इस परिभाषा का अर्थ यह है कि किसी भी स्टेट की जो बार काउंसिल की जो रोल लिस्ट है, उस रोल लिस्ट में अगर किसी व्यक्ति का नाम दर्ज है, उस रोल लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम है, तो वो व्यक्ति जो है अधिवक्ता कहलाएगा। अब रोल लिस्ट की यहां बात आई है तो उस नामावली में राज्य विधिक परिषद की, किसी भी राज्य की हो सकती है वो, हर राज्य की अपनी अपनी एक राज्य विधिक परिषद होती है, तो उस राज्य विधिक परिषद में नाम दर्ज कराने के लिए क्या क्या करना होगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी,
तो जाकर के उस रोल लिस्ट में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होगा। तो अब हम उस रोल लिस्ट में नाम दर्ज कराने की अहिर्ताओं को देख लेते हैं, यानी कि क्वालिफिकेशंस को देख लेते हैं। नामावली के लिए अहिर्ताएं यानी कि क्वालिफिकेशंस, किसी भी स्टेट बार काउंसिल के अंदर अपना नाम दर्ज कराने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होती है। तो सबसे पहली क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है वो क्या, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। जो व्यक्ति किसी भी स्टेट की बार काउंसिल में अपना नाम रजिस्टर्ड कराना चाहता है, किसी भी राज्य विधिक परिषद में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है, वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। अब इसके साथ ही, भारत के नागरिक होने के साथ ही एक चीज और अलग आ जाती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है, कहीं बाहर व्यक्ति का नागरिक है, किसी बाहर देश का नागरिक है, तो क्या वो नाम दर्ज नहीं करा सकता? तो इसके लिए एक छोटी सी चीज इसमें और है कि अगर जिस देश का वह नागरिक है, उस देश ने भारत के नागरिकों को वहां जाकर के लॉ की प्रैक्टिस करना अलाउ कर रखा है, तो उस देश का व्यक्ति भी यहाँ आकर के प्रैक्टिस कर सकता है। अगर उस देश में भारत के नागरिक को प्रैक्टिस करने की अलाउंस नहीं है, वो अलाउ नहीं करता है वो देश भारत के नागरिकों को वहां जाकर के लॉ की प्रैक्टिस करना, तो भारत में भी उस देश के व्यक्तियों के लिए लॉ की प्रैक्टिस करना अलाउ नहीं होगा। वो व्यक्ति भी भारत के किसी भी राज्य की विधिक परिषद में नाम दर्ज नहीं करा पाएंगे। यानी कि अगर उस देश में अलाउ है तो यहाँ पर भी अलाउ है, वहां अलाउ नहीं है तो यहाँ पर भी अलाउ नहीं है। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे, उसने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, तभी जाकर के कोई भी व्यक्ति किसी राज्य विधिक परिषद में अपना नाम दर्ज करा सकता है। अब यहां ध्यान देंगे आप कि यहाँ 21 वर्ष की आयु स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यहाँ ऐसा नहीं लिखा गया है कि कोई भी वयस्क व्यक्ति नाम दर्ज करा सकता है, क्योंकि ज्यादातर चीजों में जब आप देखेंगे तो वहां यह होता है कि कोई भी वयस्क व्यक्ति, जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी कौन वयस्क व्यक्ति, किसी अन्य काम के लिए भी कौन वयस्क व्यक्ति, परंतु यहाँ वयस्क होना पर्याप्त नहीं है। सिर्फ वयस्क हो जाने से कोई भी व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एलिजिबल नहीं हो जाता। उसे 21 वर्ष की आयु पूर्ण करना अनिवार्य है। 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद वो अपना नाम दर्ज कराने के लिए अप्लाई कर सकता है। वो अप्लाई कर सकता है, अगर वो बाकी सारी क्वालिफिकेशन को भी फुलफिल करेगा तो जाकर के उसका नाम दर्ज होगा, लेकिन 21 वर्ष की आयु होने के बाद वो अप्लाई कर सकता है। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, वह विधि स्नातक होना चाहिए। यानी कि किसी भी लॉ कॉलेज से उसने अपने लॉ कंप्लीट कर लियो। अब विधि स्नातक में कुछ चीजें आ जाती है। विधि स्नातक से आ जाती है कि या तो वो लॉ स्कूल से क्वालिफाइड हो, लॉ कॉलेज से क्वालिफाइड हो, यानी कि उसने बीए और एलएलबी की हो, मतलब बी एलएलबी कंप्लीट या साथ में, या बीकॉम एलएलबी या जो भी है 5 साल वाले ही एलएलबी की हो, या उसने ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल की एलएलबी की हो। एलएलबी ऐसे इंस्टीट्यूट से की गई हो जो या तो राज्य के या केंद्र के अधीन आती हो, कोई प्राइवेट बॉडी नहीं हो सकती। प्राइवेट बॉडी से यहाँ मतलब है कि ऐसा नहीं कि मैं अपना ही कोई कॉलेज खोल दूं जो कि जिसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने घर पे कॉलेज खोल दूं या एक अलग बिल्डिंग लेके कॉलेज खोल दूं और वहां से सभी को लॉ की डिग्रियां पारित करने लग जाऊं, तो ऐसा नहीं है। वो गवर्नमेंट से, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से रेगुलेट होनी चाहिए। ऐसे किसी विधि महाविद्यालय से या विधि विद्यालय से, लॉ कॉलेज से या लॉ स्कूल से अगर आपने लॉ की डिग्री प्राप्त करी है तो वो व्यक्ति जो है इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा अपना नाम किसी विधिक परिषद में दर्ज कराने के लिए। अब इसके साथ कुछ चीजें और आती है कि उस लॉ कॉलेज में या किसी भी लॉ कॉलेज में या किसी भी लॉ स्कूल में एडमिशन के लिए अगर कोई क्वालिफिकेशंस है तो वो पूरी करनी आपको जरूरी होगी, और वो जो क्वालिफिकेशंस है वो लॉ स्कूल या लॉ कॉलेज या उस स्टेट की जो सरकार है वो या केंद्र सरकार, कोई भी जिसके अंडरग्रेड वो कॉलेज आता है वो डिसाइड कर सकते हैं, और वो पूरी करना आपको जरूरी होगा। उसको पूरी करने के बाद विधिवत रूप से आप उस कॉलेज से लॉ की डिग्री प्राप्त करेंगे, उस कॉलेज से या उस स्कूल से लॉ कॉलेज की या लॉ की डिग्री प्राप्त करेंगे। उसके बाद आप जाकर के किसी भी राज्य विधिक परिषद में नामांकन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट है विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करना। विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करने से मतलब है कि हर स्टेट की बार काउंसिल में जब अपना नाम ऐड कराने जाते हैं, जब अपना नाम जुड़वाने जाते हैं, तो वहां पर उस बार काउंसिल का कोई एक फिक्स शुल्क होता है। जैसे राजस्थान के अंदर बात करें तो 19,000 रुपए के आसपास राजस्थान के बार काउंसिल में अगर आपको नाम दर्ज कराना है तो आपको सारी अहिर्ताएं होनी चाहिए, यानी कि सारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद जब आप नाम दर्ज कराने जाएंगे तो आपको 19,000 रुपए का, एक 19,000 के आसपास का 18,900 कुछ का जो है अमाउंट पे करना होगा, फीस देनी होगी। उस फीस देने के बाद ही आप अपना नाम जो दर्ज करा सकते हो। तो हर स्टेट की ये फीस अलग अलग होती है।
उस स्टेट की बार काउंसिल डिसाइड करती है कि उनकी क्या फीस होगी। हर स्टेट की अलग अलग होती है, किसी स्टेट में ये 1000 रुपये तक भी है और किसी स्टेट में, जैसे राजस्थान जैसे स्टेट में 2024 की अगर बात करें तो 19,000 रुपये तक भी ये फीस है। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग फीस होती है। तो जो भी उस स्टेट की फीस है वो फीस जमा करानी होगी। अगर उस स्टेट का बार काउंसिल आपसे कोई स्टाम्प ड्यूटी मांगता है तो वो स्टाम्प ड्यूटी भी आपको जमा करानी होगी। जब ये दोनों आप जमा करा देंगे तो जाकर के आप फिर से एलिजिबल हो जाएंगे उसमें बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कि अन्य शर्तों का पूरा किया जाना। अन्य शर्तों का मतलब, अन्य शर्तों में ये शर्तें हैं कि जैसे वो बार काउंसिल आपसे आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है बाय पोस्ट मंगवाती है तो आपको वो भेजना होगा। उन डॉक्यूमेंट के अंतर्गत वो कोई भी शर्त रख देती है कि आपको स्टाम्प पेपर पे आपके ये चीज लिख करके भेजनी होगी कि भाई मैंने ये सब शपथ पत्र पेश करना होगा, या ऐसी कोई भी मांग रख देती थी जो हर स्टेट के बार काउंसिल की अलग अलग हो सकती है। ऐसी कोई युक्तियुक्त मांग रखती है तो वो मांग जो है आपको पूरी करनी होगी, वो शर्त को पूरा करना होगा, तभी जाकर के आप किसी भी स्टेट की बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। तो जब ये 5 अहर्ताएं पूरी होगी, यानी कि वो भारत का नागरिक होगा या ऐसे देश का नागरिक होगा जहां पर भारत के नागरिकों को अलाउ किया हुआ है, वो 21 वर्ष का हो जाएगा, विधि स्नातक हो जाएगा यानी कि लोग उसके पास डिग्री हो जाएगी, विनिर्दिष्ट शुल्क का जो है भुगतान कर देगा, और अगर अन्य कोई शर्त है, कोई डॉक्यूमेंट मांगते हैं या अन्य किसी भी प्रकार की कोई शर्त रखी जाती है उस स्टेट की बार काउंसिल द्वारा, राज्य विधिक परिषद द्वारा, तो उन शर्तों को भी अगर कोई पूरा कर देता है इन 5 को, तो वो व्यक्ति जो है अपना नाम अधिवक्ता नामावली में दर्ज कराने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अधिवक्ता नामावली में नाम दर्ज कराने के बाद वो व्यक्ति अधिवक्ता के रूप में जाना जाएगा, अधिवक्ता मान लिया जाएगा ऑफिशियल तौर पे। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां भी है जिन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति जो है अपना नामांकन दर्ज नहीं करा सकता। वो कौन कौन सी परिस्थितियां, वो 3 परिस्थितियां, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि नैतिक अधमता यानी कि मोरल ड्यूटी से अगर कोई नैतिक अधमता का कोई अगर दोषी पाया जाता है, दोषी पाया जाता है यानी कि उसका दोष सिद्ध हो चुका हो, यानी कि वो दोषी सिद्ध कर दिया गया हो न्यायालय द्वारा, ऐसा व्यक्ति जो है न्यायालय, ऐसा व्यक्ति जो है किसी भी बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एलिजिबल नहीं है, अप्लाई नहीं कर सकता वो व्यक्ति। सेकंड, अस्पृश्यता अधिनियम 1955 जो अधिनियम है, उस अधिनियम के अंतर्गत कहीं पर किसी अपराध के अंदर दोषी पाया जाता है, यानी कि अपराध अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी अपराध के अंदर वो दोषी पाया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एलिजिबल नहीं है। थर्ड पॉइंट है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, किसी गवर्नमेंट जॉब में, और नैतिक अधमता के कारण उसे उस गवर्नमेंट जॉब में अपने पद से नीचे वाले पद पर शिफ्ट कर दिया जाता है या उसे अपने पद से हटा दिया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी जो है बार काउंसिल में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अब इसकी अंदर एक बात और है कि ये सारी चीजें, ये जो चीज है, ये 2 साल तक वैलिड होगी, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब से निकाला गया है नैतिक अधमता के कारण, तो जिस टाइम से उसे निकाला गया है उस टाइम से 2 साल तक वो जो है अप्लाई नहीं कर सकता, 2 साल बाद वो अप्लाई कर सकता है। तो ऐसी ये 3 क्वालिफिकेशन से, ऐसी 3 जो है परिस्थितियां, इन परिस्थितियों में जो व्यक्ति है अपना नाम बार काउंसिल की राज्य विधिक परिषद में दर्ज नहीं करा सकता, रोल लिस्ट में दर्ज नहीं करा सकता। कौन कौन सी है, फिर से सुन लीजिए। पहला है नैतिक अधमता के संबंध में अपराध का दोष सिद्ध होना जरूरी है, केवल दोषी ठहराया जाना जरूरी नहीं है, न्यायालय द्वारा उसे दोष सिद्ध घोषित कर दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति नहीं करा सकता नैतिक अधमता वाला। दूसरा, अस्पृश्यता अधिनियम यानी कि अपराध अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध का दोषी सिद्ध हो चुका हो, ऐसा व्यक्ति भी नहीं कर सकता। और ऐसा व्यक्ति जिसे किसी गवर्नमेंट जॉब से पदच्युत किया गया हो, यानी कि नीचे वाले पद पर शिफ्ट किया गया हो या उसे उस पद पर से निकाल दिया गया हो, ऐसा व्यक्ति भी जो है वो अपना नाम बार काउंसिल में रजिस्टर कराने के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो आज हमने जान लिया कि कौन अधिवक्ता होता है। अधिवक्ता अधिनियम की धारा 2 में इसकी परिभाषा दी गई है, इसकी क्या क्या अहर्ताएं होती है और कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जो कि धारा 24 में दी गई है। उन तीनों परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति जो है अपना नाम बार काउंसिल में रजिस्टर नहीं करा सकता। अब इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या प्रोसेस रहती है, इस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर भी अपनी वीडियो चाहते हैं, किसी अन्य सब्जेक्ट पर भी चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कि आप किस टॉपिक पर या किस सब्जेक्ट पर अपनी वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच।